नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आइए बात करेंगे न्यूज अपडेट की। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी अपडेट के साथ, विस्तार के साथ आपको हम दिखाएंगे अगले 1 घंटे तक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी बात होगी, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है वो तमिलनाडु से है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु के तिरुपुर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की है। इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है। फरवरी में 2025 में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया के तमाम बड़े इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने तिरुपुर पहुंचकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। में ऐसे एक तरह से ये श्रम मंदिर है, जहां अपने पसीनों से अपनी आजीविका भी चलती है, लेकिन देश की खुशबू दुनिया में पहुंचाते हैं। मैं सबको आमंत्रण देने भी आया, लेकिन उसके पहले आंखों से देख करके मन में संतोष करना चाहता हूं कि ये यूनिट पे किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से लोग रोजगार पाते हैं। भविष्य की इस जरूरतों के लिए खास करके वस्त्र उद्योग का बड़ा एक संभावना वाला उद्योग है, रेडीमेड गारमेंट्स का। ये अपने आप में बड़ा यूनिट है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रयोग है और मैं निश्चित रूप से ऐसे सारे लोगों को मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रयास करूँगा। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए उनको न्योता दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि और ज्यादा निवेश को बढ़ोतरी मिल सके। सीएम आज तमिलनाडु में है, लेकिन ये प्रयास अभी से नहीं, पहले से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज तिरुपुर की और दूसरी तस्वीर है मुंबई की। मुंबई में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, इन्वेस्टर समिट में उन्होंने हिस्सा लिया था। और आज तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, तमिलनाडु के तिरुपुर पहुंचे। मुंबई में भी उन्होंने उद्योगपतियों को इनवाइट किया है, मध्य प्रदेश आइए, देखिए कितनी संभावना है, कितने सारे संसाधन हैं। और यही तस्वीर तिरुपुर से भी नजर आ रही है। उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश वो जमीन बनने जा रही है जो कि उद्योगों को स्थापित करने में बहुत बड़ी एक बड़ी सफलता के तौर पर नजर आएगी और सरकार इसको लेकर दिल खोलकर स्वागत करने के लिए निवेशकों के लिए तैयार है। बढ़ते आगे और बात करेंगे नागर सिंह चौहान की, क्योंकि नागर सिंह चौहान की नाराजगी दूर हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। नागर सिंह चौहान की नाराजगी दूर है। गुजरात दौरे पड़ने के लिए नागर सिंह चौहान गुजरात में गुरु के आश्रम में समय बिताएंगे। एमपी से फिलहाल कुछ दिन के लिए दूर रहेंगे नागर सिंह चौहान। नागर सिंह चौहान, जिनका विभाग कम होने पर वन मंत्रालय रामनिवास रावत को देने पर ही नाराजगी सामने आई, तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा पूरी स्क्रीन पे भी दिखाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है। इस तस्वीर में नागर सिंह चौहान है, इस तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। नागर सिंह चौहान आगे की तरफ आप देख रहे हैं और मुस्कुराहट है चेहरे पर। वीडी शर्मा भी हैं, संगठन के मंत्री हितानंद शर्मा भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दिल्ली गए थे नागर सिंह चौहान और दिल्ली से लौटकर भोपाल आकर सीएम के साथ मुलाकात हुई है और सीएम के साथ मुलाकात में बात बन गई है। मोहन सरकार के मंत्री आखिर नागर सिंह चौहान मान गए हैं। एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग करने के बाद वो सीधे गुजरात चले गए। कुछ दिन बिताएंगे अब वो गुजरात में अपने गुरुजी के आश्रम में। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिलचस्प बात इस बैठक में निकल के सामने आई। नागर सिंह चौहान को मनाने के लिए सरकार ने यह तय कर लिया है कि नागर सिंह चौहान के समय लिए गए फैसले यथावत रहेंगे, यानी कि नागर सिंह चौहान ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो फैसले लिए गए वो बरकरार रहेंगे। और सबसे दिलचस्प बात है कि अब वो गुजरात में जाके चिंतन मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 72 घंटे के भीतर जिस सियासी भूचाल को वो पैदा कर चुके थे, अब वो फिलहाल शांत हो गया है। सरकार ने भी फिलहाल राहत की सांस ले ली है। लेकिन बड़ी बात है कि नागर सिंह चौहान के पास से वन और पर्यावरण विभाग छिन गया है, इसमें कोई सरकार ने संशोधन किया है और रामनिवास रावत वन और पर्यावरण मंत्री फिलहाल बने रहेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। अब वन मंत्री का पदभार संभाल लिया है रामनिवास रावत ने और इन्हीं को यही विभाग मिला जिसके चलते नागर नाराज हुए थे। रावत ने पहली बार विभाग के अधिकारियों के साथ आज बैठक भी की है। रामनिवास रावत इधर अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें उन्होंने विभाग के कामकाज की जानकारी भी ली है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की बात कही है। मंत्री रामनिवास रावत से खास बातचीत की विस्तार न्यूज संवाददाता अंचल शुक्ला ने।
अभी हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री हैं रामनिवास रावत जी। आज विभाग की बैठक ली है, समीक्षा बैठक में क्या बात हुई? वनों को संरक्षित करने की, वन आच्छादित मध्य प्रदेश बनाने की, लोगों को रोजगार दिलाने की, वन संपदा को संरक्षित रखने और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य प्राणियों को संरक्षित करके अच्छा करने की बात की है। एक वृक्ष माँ के नाम अभियान जो शुरू हुआ है, इसके संबंध में भी कुछ चर्चा हुई, क्योंकि बड़ा टारगेट। इसके संबंध में भी चर्चा हुई। जितने पेड़ लगाए जाएंगे कम से कम 95% संरक्षित करने का काम करेंगे। नागर सिंह चौहान जी नाराज चल रहे थे विभाग को लेकर के। तो ये थे रामनिवास रावत जी, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से एक वृक्ष माँ के अभियान नाम को उसकी समीक्षा की जा रही है और उसमें काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ में आज विभाग की समीक्षा बैठक ली है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आगे। इंदौर से खबर है, जहां पर बीजेपी के विधायक हैं गोलू शुक्ला। पिछले 22 साल से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, इस बार भी निकाल रहे थे और निकालेंगे, क्योंकि ये उनकी परंपरा है। खास बात लेकिन पता है क्या है? एक होर्डिंग लगा, शहर में लगातार होर्डिंग लगते चले गए और उस होर्डिंग को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। क्यों विवाद हो रहा है, क्यों इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये कटआउट देखिए। यदि आप भी शिव भक्त हैं तो इसे देखते ही आपका खून खौल सकता है, क्योंकि इस होर्डिंग में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने खुद को महादेव से बड़ा बताते हुए उन्हें अपने पैरों के पास बिठाया हुआ दिखाया है। इंदौर 3 के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला पिछले 22 साल से महादेव के नाम पर महेश्वर से उज्जैन तक कांवड़ यात्रा निकालते रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर पूरे शहर भर में होर्डिंग लगाने वाले गोलू शुक्ला शहरवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। विधायक बनने के बाद बीजेपी नेता गोलू शुक्ला खुद को भोलेनाथ से भी बड़ा समझने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है मेरे पीछे लगा ये पोस्टर। इस पोस्टर को देखिए, इस होर्डिंग को। इसमें गोलू शुक्ला ऊपर खड़े हुए और उनके पैरों में भोलेनाथ बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ये इस तरह के होर्डिंग लगाए हैं 22 साल से लगातार कांवड़ यात्रा निकालने वाले नए नवेले विधायक गोलू शुक्ला ने। बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा उनके द्वारा से पिछले 22 साल से निकाली जा रही है। महेश्वर से लेकर उज्जैन महाकाल तक ये कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस बार विधायक बनने के बाद पहली उनकी ये कांवड़ यात्रा है और उसमें ये क्या कर बैठे हैं? भोलेनाथ को अपने चरणों में बिठा रखा है, खुद को भोलेनाथ से भी बड़ा दिखा रखा है। उधर कांग्रेस नेता दीपक जोशी पिंटू ने इस बात पर दुख जताया है और कहा है कि शुक्ला ने देवादिदेव महादेव को अपने चरणों में बैठाकर उनका घोर अपमान किया है। ऐसा लगता है कि शुक्ला भगवान से अपने नाम की कांवड़ यात्रा निकलवा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी जिनसे सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड है, भगवान भोलेनाथ जी जिनके चरणों में हम सब है, जिनकी शरण में हम सब है, उनका इस होर्डिंग के माध्यम से जो अपमान किया गया है, ये उनके उद्देश्य को बताता है कि उद्देश्य उनका क्या है। आज भगवान भोलेनाथ जी का फोटो अपने चरणों में लगाकर आपने अपराध किया है। उधर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस को सनातन धर्म में विश्वास नहीं है और वो वर्ग विशेष के त्योहार मनाती है। विधायक गोलू शुक्ला प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा निकालते हैं। जब विधायक नहीं थे जब भी निकालते हैं। सनातन धर्म में उनका विश्वास है। अब कांग्रेस का सनातन धर्म में तो कभी विश्वास रहा ही नहीं। कांग्रेस तो सबको पता है कि एक वर्ग विशेष के त्योहार ही मनाती है, इफ्तार पार्टी मनाती है और सनातन धर्म के हर आयोजन से उन्हें चिढ़ होती है, उनके पेट में दर्द होता है, इसलिए कोसने लग जाते हैं। अब गोलू शुक्ला के कई समर्थकों ने होर्डिंग लगाए, हजारों होर्डिंग लगे हैं, उसमें से किसी समर्थक ने कोई होर्डिंग लगा दिया है तो कोई गलत लगा दिया तो उसको सुधारा जा सकता है। उस गलती के लिए समर्थक को समझाइश दी जा सकती है। कुल मिलाकर एक तस्वीर के सामने आने के बाद अब विधायक गोलू शुक्ला की भक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सफाई अब कितनी भी दी जाए, लेकिन आस्था से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी विधायक को लेनी ही चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आइए बढ़ते हैं आगे। तकनीक किस तरह से लोगों को मजबूती देती है, जान बचाती है और जितनी कठिनाइयां होती हैं उसको और ज्यादा सहूलियत करती है, कठिनाइयों को दूर करती है। इंदौर में पहली बार ड्रोन के माध्यम से ब्लड की सप्लाई की गई है। ड्रोन से इंदौर से मऊ तक ब्लड पहुंचाया गया है और सिर्फ 16 मिनट में। बहुत बड़ी बात है कैसे ये प्रयोग किया गया। ये पायलट प्रोजेक्ट था, ये सफल हो गया है, यानी कि अब इंदौर में जल्द ही आपको आसमान में ड्रोन के माध्यम से मदद पहुंचाते हुए ड्रोन दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तकनीक अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो इससे ज्यादा फायदा कुछ हो ही नहीं सकता है।
कुछ ऐसा ही हुआ है इंदौर में, जहां ड्रोन की मदद से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ब्लड पहुंचाया गया। घंटे भर का काम मिनटों में पूरा हो गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहली बार ड्रोन की मदद से एक हॉस्पिटल से दूसरे अस्पताल में ब्लड पहुंचाया गया। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था। इसका परिणाम भी सफल रहा है। इस दौरान ड्रोन से करीब 25 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 16 मिनट में ही तय कर ली गई। ये तो करीब कुछ 7-8 महीने पहले मेरे दादाजी जो है डॉक्टर लाहौटी, उनके दिमाग में आइडिया आया था। उन्होंने हमसे बात करी, हम सबसे बात करी, तो हालांकि अभी 2 महीने पहले मुझे वापस क्लिक हुआ कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ब्लड की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है। और इसके लिए ही हमने जो ये प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट ड्रोन्स, इस इंदौर में लाने का सोचा। दरअसल ड्रोन भारत की एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। कोरोना काल में ड्रोन से कई दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन तक पहुंचाई गई। अब इसी ड्रोन के माध्यम से इमरजेंसी केस में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सकेगा और इंदौर में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और सवाल यह है कि ड्रोन का इस्तेमाल कोई पहली बार इस देश में नहीं हुआ है, तो फिर इस बड़ी खबर को हम और ज्यादा बड़ा करते हुए कैसे दिखा रहे हैं? इसके पीछे वजह है। और मध्य प्रदेश में अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो इसके भी अपने मायने हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। दरअसल एम्बुलेंस से भी तेज है ड्रोन। एम्बुलेंस से तेज क्यों है, इसके पीछे वजह है। ड्रोन के जरिए पहले तो आप ये जानें कि ब्लड भेजा गया एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। एक अस्पताल था इंदौर, जहां से ड्रोन के माध्यम से ब्लड भेजा गया मऊ की तरफ। 16 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, सिर्फ 16 मिनट में। और इसकी अगर आप गणना करेंगे तो लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। एम्बुलेंस को लगता है 1 घंटे का समय इसी दूरी को तय करने में। अब आप कहेंगे 25 किलोमीटर 1 घंटे में कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन ये समय वहां लगता है। अब खास बात क्या है, एम्बुलेंस से भी ड्रोन अगर तेज है तो इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इंदौर के मेडिकेयर अस्पताल से मऊ के मेवाड़ा अस्पताल में ये ड्रोन के माध्यम से ब्लड की सप्लाई हुई है, ब्लड भेजा गया है, जो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी आपको बताना कि दोपहर 12:18 पर यह ड्रोन उड़ाया गया था। इसमें ब्लड का बॉक्स एक रखा गया था और इसी के माध्यम से उड़ान भरी गई थी ताकि ब्लड को पहुंचाया जा सके। 16 मिनट बाद मऊ ये ब्लड पहुंच गया और जो जरूरत थी, जो पायलट प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो गया और इसके माध्यम से एक सफल प्रोजेक्ट की शुरुआत होती हुई। ड्रोन के ट्रायल के लिए पुलिस और एटीसी से परमिशन भी ली गई। ऐसा नहीं है कि हवा में ड्रोन उड़ा दिया और अपने आप वो पहुंच गया, बाकायदा पूरी परमिशन ली गई, पुलिस से ली गई, एटीसी से ली गई। और ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस से अब तेज है ड्रोन, इसलिए हमें ये लिखना भी पड़ा है और ये सच भी है, इसलिए ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। अब आइए, एक रिक्शा में कितने लोग बैठ सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछते हैं। सोचिए, 4, 5, 6, इससे ज्यादा तो नहीं बैठ सकते ना, लेकिन बैठे हैं। उज्जैन से एक तस्वीर सामने आई है, ई रिक्शा चालक की मनमानी सामने आई है, जहां पर सड़क पर चल रहा है ई रिक्शा। ये बीच बीच में वीडियो आपको रुकता हुआ नजर आएगा ताकि आप इस तस्वीर को अच्छे से देख सकें। 4 लोग आगे बैठे हैं, 2 साइड में खड़े हुए हैं, 2 पीछे खड़े हुए हैं, 2 बगल में खड़े हुए हैं और अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं। इस हिसाब से लगभग 12 लोग इस ई रिक्शे पर बैठे हुए हैं। यातायात पुलिस को ये चुनौती देती हुई तस्वीर सामने आई है, यानी कि आप देखेंगे कि लोगों को अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। बढ़ते आगे, कहते हैं कि पन्ना की जमीन में रहने वाले आदमी की किस्मत कब पलट जाए इसका भरोसा नहीं। कब दर दर भटकने वाला आदमी पन्ना की जमीन पर ऐसा कुछ पा जाए कि वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाए। हुआ है ऐसा और होता रहा है और आगे भी होगा। पन्ना की जमीन हीरे उगलती है और जब किसी गरीब मजदूर को ये हीरा मिलता है तो उसकी किस्मत और हालात दोनों बदल जाते हैं। इस बार किस्मत चमकी है राजू और उसके परिवार की, हीरा मिला है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं पन्ना की जमीन एक दिन में रंग को राजा बना सकती है। किस्मत के ताले अगर खुल जाएं तो रातों रात आदमी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ पन्ना के राजू गौड़ के साथ। राजू के घर और परिवार में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब राजू को 19 कैरेट और 22 सेंट का हीरा मिला। 10 साल से हम खदान ही कर रहे हैं, सब ट्रैक्टर ड्राइवरी करते हैं, मजदूरी सीजन में चलाते हैं, फिर खदान में लग जाते हैं। सर पैसा जब नहीं रहता है तो कहीं इससे उठाते हैं, कभी अभी हम 3-4 लाख कर्जा में चल रहे हैं सर। अब लड़का बच्चा पढ़ रहे हैं सर, उसमें लगाएंगे। अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी
तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा सर। पढ़ाई लिखाई सर करवा रहे, कहीं अगर लग जाए छोटा मोटा नौकरी। एक बच्ची पढ़ती है 10वीं, एक 11वीं, एक 12वीं। राजू को मिले हीरे की कीमत लाखों में आके गई है और इसे अब हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है, जहां अगली नीलामी में इसे रखा जाएगा, जहां इसे नीलाम कर रकम राजू को दे दी जाएगी। राजू का कहना है कि इस पैसे से वो जमीन खरीदेगा और बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेगा। फिर आज जाके कहीं भगवान ने सुनी हमारी का। ये तो करोड़ों का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है। इन पैसे का कुछ बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, भतीजी अतीजी है हमारी, और ज़मीन खरीदने की ज़मीन नहीं है, मजदूरी करती थी सर। हालांकि हीरा मिलने के बाद इसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है और हीरा पारखी का कहना है कि उज्जवल किस्म का 19 कैरेट 22 सेंट का हीरा है, जो अगली नीलामी में रखा जाएगा। नीलामी की राशि में से 12% रॉयल्टी काटकर शेष हीरा पाने वाली व्यक्ति को दे दिया जाएगा। आज एक हीरा प्राप्त हुआ है हीरा खदान क्षेत्र पटी से, कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ही है, और सुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्जवल का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। पन्ना की जमीन ऐसी है कि जिसे चाहे उसे लखपति या करोड़पति बना दे। उम्मीद है हीरे से मिली रकम से राजू की जिंदगी बदलेगी और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली खबर है राजगढ़ से, जहां कथावाचक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। मौत कब आ जाए पता ही नहीं चलता है। लोग झूम रहे हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि जिनकी कथा पर वो झूमते हुए अब तक नजर आ रहे थे और अब भजन पर झूम रहे हैं, वही कथावाचक, उनकी जान चली गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया है, बैठे बैठे उनकी जान चली गई, उनकी मौत हो गई। कथावाचक भगवत आचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज श्रीमद् भगवत कथा सुना रहे थे। इसी दौरान दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वीडियो में नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ कुछ लोग भजन पर झूम रहे हैं तो दूसरी तरफ कथावाचक अपनी जिंदगी के लिए जूझते हुए नजर आए हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, देर हो गई, उनकी जान चली गई। और आइए अगली खबर आपको ग्वालियर से बताते हैं, जहां पर 18 साल के रिश्ते का कत्ल हुआ है। और ऐसी क्या नफरत के एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार का गहरे गड्ढे में किसी राज की तरह दफन कर दिया। पुलिस भी ढूंढती रही, लेकिन आखिरकार उसको भी सफलता मिल गई और पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की डबरा पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी और मर्डर के बाद शव को खेत में दफना दिया था। इसके बाद खुद थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 हफ्ते तक महिला की तलाश में परेशान पुलिस आखिरकार कातिल पति तक पहुंच ही गई। ये पूरा मामला बिलौआ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मुरैना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली प्रगति यादव का विवाह जोराशी के रहने वाले सोनू यादव से लगभग 18 साल पहले हुआ था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से प्रगति और सोनू दोनों के बीच अनबन भी चल रही थी, जिसकी शिकायत प्रगति और उसके घर वालों ने कई बार बिलौआ थाने में भी की थी। वो भतीजी है, तो वो जोरासी भी आई थी, तो वो क्या है कि उसका पता चला था हमें सुबह आज कि लड़की का मर्डर हो गया। हाँ, दफना दिया गया ये बता रहे हैं। तो अभी क्या है कि पुलिस जाएगी तब उसको सब निकालेगी। पुलिस कह रही है कार्रवाई करेंगे, अपने हिसाब से जाएंगे। सब सुबह के बैठे यहाँ पर। पति सोनू ने अपनी पत्नी प्रगति की हत्या कर शव को अपने होटल के पीछे लगे हुए खेत में बने कुएं के गड्ढे में दफना दिया। फिर बिलौआ थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस 2 हफ्ते तक महिला की तलाश करती रही। पुलिस ने शक के आधार पर पति को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद पति ने पूरा राज उगल दिया और उस जगह पर लेकर पहुंचा जहां उसने अपनी पत्नी को दफनाया था। कड़ी मशक्कत के बाद बिलौआ पुलिस ने मृतका प्रगति यादव की सड़ी गली लाश को निकाला और पीएम के लिए भेज दिया। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है। अभी खून का कार्य जारी है, उसपे मतलब लाश दिखाई देने लगी है। आगे जैसे ही कार्रवाई होती है, अभी आगे की कार्रवाई तो जांच के उपरांत और पीएम रिपोर्ट के बाद ही। फिलहाल आरोपी पति पुलिस के गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि मामले में क्या क्या और नए खुलासे होते हैं। कि मृतक महिला पिछले कई सालों से पति से परेशान थी और उसके साथ वह मारपीट करता था। इसकी शिकायत कई बार महिला ने पुलिस थाने में की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है और पुलिस
उससे पूछताछ करने में जुटी है कि इस हत्या में और कौन कौन शामिल था। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। और मुरैना से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। मामूली विवाद में जमकर मारपीट हो गई है। युवक और ससुराल पक्ष के बीच मारपीट हुई है। पत्नी के भाई ने साथियों के साथ मिलकर जीजा को पीटा और जीजा की पिताजी को भी पीटा। फोन पर बात करने को लेकर विवाद हुआ था। लाठी डंडों से पति और उसके पिता की पिटाई कराई गई। पति ने पत्नी के साथ मारपीट की थी। पत्नी फोन लगाकर शिकायत करती है अपने मायके में। मायके से उसका भाई आता है, भाई के साथ उसके दोस्त आते हैं और उसके बाद आकर पहले जीजा को मारते हैं और जीजा के पिताजी को मारते हैं। खरगोन में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बेड़िया थाने के अंतर्गत एक हथियार तस्कर को पकड़ा है, जिसके पास से 21 अवैध पिस्टल समेत 20 बैरल बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री जब्त की गई है। 5 लाख रुपए की कीमत के अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। बड़वा सब डिवीज़न में बेड़िया थाने पे हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसडीओपी की टीम ने एक सिकलीगर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और उससे भारी मात्रा में कंट्री मेड अवैध हथियार और उनको बनाने में प्रयुक्त होने वाली बैरल बरामद की है। एक आरोपी है और उससे कुल 21 कंट्री मेड पिस्टल और 20 बैरल बरामद किए। करीब 4,40,000 रुपये का ये मशरूका है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और बारिश का असर ऐसा है कि सड़कों पर पानी भर रहा है, गांव में पानी भर रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। डिंडोरी से खबर है, जहां पर शेरपुरा विधानसभा क्षेत्र के आने वाले लालपुर गांव में साकुल नदी उफान पर। तस्वीर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, नदी पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुल नहीं है, पुल गायब हो चुका है। पुल के ऊपर पानी है, घुटनों घुटनों तक पानी है, लेकिन जान की परवाह किसी को नहीं है। सुबह से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आए हैं। वाहन भी निकाले जा रहे हैं। नदी में उफान होने के चलते आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क शेरपुरा मुख्यालय से टूट चुका है। विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड पर है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि उनकी मजबूरी है, इसलिए वो नदी पार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि जो जान पर बनाए। यहाँ पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या समस्या जाती है आप लोगों को? अब समस्या तो सामने खड़ी है, बाढ़ देख रहे हैं। कब से बारिश में तो बाढ़ कल से आए हैं। जब जब बारिश होता है, हर साल प्रतिवर्ष यही नियम रहता है। बाढ़ जैसे आता है, ग्रामीणों का आना जाना यहाँ से संपर्क टूट जाता है। क्या समस्या जाती है? समस्या यही है कि जैसे कि आज मेरा एग्जाम था, अब इतने तेज बाढ़ आ रही थी, इसके बावजूद भी अपन जान को जोखिम में डाल के अपन पार किए। भाई एग्जाम था, अगर एग्जाम देने अपन न जा पाते तो समस्या हो जाती है। क्या मजबूरी है आपकी कि आप नदी पार कर रहे हैं? अरे भैया, मेरे लड़का वहाँ रुक गए स्कूल में, इसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन को यह तस्वीर देखनी चाहिए और उन्हें समझनी चाहिए कि ग्रामीणों की जान कितनी कीमती है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। तो डिंडोरी का हाल आपने देख लिया। सागर में क्या हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। सागर के बांदरी थाना क्षेत्र के मैयर गांव में धसान नदी में आई उफान से गांव में पानी भर गया। नदी के किनारे बने 2 मकान में 8 लोग बाढ़ में फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लोगों को सुरक्षित निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। तो सागर में भी लगातार बारिश से असर दिख रहा है। उधर दमोह जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। नदी नालों के उफान और लोगों के जान जोखिम में डालने वाली इस तस्वीर को आप देखिए। आसमान से बरसती आफत, खतरे में जान डालते लोग। नदी नाले उफान पर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें हटा ब्लॉक के मणियोद क्षेत्र से सामने आई है, जहां तेज बारिश के बाद बमली नाला उफान पर है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। नदी नालों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है।
जहां एक तरफ तेज बारिश बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं लोग, बच्चे, ग्रामीण खतरे में जान डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग धड़ल्ले से नदी नाले पार कर रहे हैं और कुदरत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खुद तो नदी नाले पार कर ही रहे हैं, ट्रैक्टर, बाइक पर बैठकर वाहनों को भी पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब भी मौसम विभाग भारी बारिश का अलर्ट जारी करता है, तब जिला प्रशासन द्वारा तटीय इलाकों और नदी नालों के आसपास पुलिस बल तैनात किया जाता है। लेकिन मड़ियोद क्षेत्र के बरधा मार्ग पर बने बमली नाले पर ना तो कोई सिपाही तैनात है और ना ही कोई चेतावनी संबंधी बोर्ड। आलम यह है कि लोग जान खतरे में डाल नदी पार कर रहे हैं। ऐसे में विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है कि अपना खूब ख्याल रखिए और जान जोखिम में डालने से बचिए। उधर सागर में 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से जिला अस्पताल में पानी भर गया है, साथ ही साथ रहवासी इलाके में भी पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। मामले की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची, 2 लोगों का रेस्क्यू भी कराया गया है। गलियों में, सड़कों पर हर जगह पानी ही पानी है। उधर सागर के बीना में आप देखेंगे तो लगातार बारिश जो लोगों के घरों में अब पानी बनकर घुस रहे हैं और इसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं, घर का सामान भी खराब हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ जैसे जो हालात हैं, जो लोगों की परेशानी है, उस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। 4-4 फीट तक पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सागर के बीना की हैं। उधर निवाड़ी के माध्यमिक कन्या स्कूल, जहां पर बरसात में कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो गया है। ऐसे में निवाड़ी मुख्यालय की भवनों की हालत आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं दूर के गांव के स्कूलों के हालात क्या होंगे। इस मामले में स्कूल के बच्चों, प्रिंसिपल का कहना है कि बारिश में स्कूल लगाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, बच्चों का ही नुकसान होता है। जिले के अधिकारी स्कूल पर बात करते हैं, निरीक्षण करने की भी बात करते हैं, लेकिन ये देखिए छत से पानी टपक रहा है। तो स्कूल में क्या है वो हमने आपको दिखाया। अब कटनी के अस्पताल का भी हाल दिखाते हैं। जिला अस्पताल परिसर में तेज बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई। ये देखिए अस्पताल की तस्वीर है। अस्पताल के अंदर पानी पहुंच गया है। मलेरिया कार्यालय में पानी भर गया है। अस्पताल परिसर पर ड्रेनेज सिस्टम खराब है, वो काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा होता तो पानी भरता नहीं, और स्थिति ये है कि अस्पताल में पानी है और मरीजों को परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश से कटनी जिला अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वह आप देखकर विकास की किस तरह से बात की जाती है उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा जो है जिला अस्पताल का मलेरिया कक्ष हो या यहाँ से जाने वाले जिला अस्पताल के मरीज हों, वह सभी भरे हुए पानी से निकलने को मजबूर हैं। भरा ये देख सकते हैं आप कि मेरे से कि किस तरह से यहाँ पर पानी भरा है, लोग इसी पानी से आने को मजबूर हो रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जल भराव की स्थिति क्या है, कि जो लोग हैं वे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये आप अभी कहाँ से आ रही हैं? अस्पताल से आ रही है, एडमिट थी डिलीवरी वार्ड से। तो ये पूरा पानी भरा हुआ अस्पताल में? अस्पताल में नहीं है, बाहर ही है, यहीं पर है बहुत पानी, अस्पताल के अंदर नहीं। डिलीवरी वाली महिलाएं हों या हों, सभी इसी पानी से निकलने को मजबूर हो रही हैं। क्या व्यवस्थाएं होंगी अस्पताल की, किस तरह से काम किए जा रहे होंगे? यहाँ पर अभी जल भराव की स्थिति के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और पानी जो है वैसी तरह से बढ़ता जा रहा है। यश खरे, विस्तार न्यूज। बात उस खबर की जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से है। महादेव सट्टा ऐप मामले जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है जशपुर से, जहां पर महादेव ऐप के तहत तपकरा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जशपुर से खबर है कई बैंक खातों में रुपयों का ट्रांजैक्शन भी करते थे। 95 खातों में किया गया 28 करोड़ 76 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन। 3 करोड़ 24 लाख रुपए अभी भी खातों में मौजूद हैं। पुलिस ने सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। 95 बैंक खातों के एटीएम, पासबुक, चेकबुक सब जब्त कर ली गई। इसके द्वारा जांच किया गया और तलाशी ली गई तो अभी तक 17 बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28 करोड़ 75 लाख 99 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन उसमें मिला है, जिसमें अभी 3 करोड़ 24 लाख रुपये को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और विवेचना में आने वाले दिनों में इस मामले के जो और अगली कड़ी है उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने निकले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए, जिसको कांग्रेसियों ने तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेसियों ने विधानसभा के घेराव की बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। कहा गया था कि 25,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, लेकिन जब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए तो उनके ऊपर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान सचिन पायलट से लेकर दीपक बैस, टीएस सिंहदेव और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता नजर आए हैं। भूपेश बघेल भी इस दौरान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान सदन में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मारे जाने वाले या गिरफ्तार होने वाले नक्सलियों से बड़े पैमाने पर भरमार बंदूकों की बरामदगी पर सवाल दागे हैं। किसने क्या सवाल किया और क्या जवाब मिला, इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बुधवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही थी, तो वहीं मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में सवालों की झड़ी लग गई। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सवाल उठाए। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल करते हुए कहा कि आपके उत्तर में भरमार की भरमार है, क्या आपने कभी भरमार से फायरिंग होते हुए देखा है? इतना ही नहीं, डॉक्टर महंत ने एक ही भरमार बंदूक को बार बार जब्ती कर दिखाने की भी बात कही। भरमार बंदूक जब्त नहीं होते थे, अब कैसे जब्त हो रहे हैं? तो क्या उस जब्त होने वाले भरमार बंदूक को आप जांच कराएंगे कि चलने लायक है नहीं चलने लायक? इतनी कह रहा हूँ, आप अभी घोषणा कर दीजिए कि जो इतने भरमार बंदूक आज की तारीख में है, आप उसको जब्त कराएंगे और संख्या बनी रहेगी। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों पर संदेह करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है कि अब तक कितनी भरमार बंदूकें जब्त हुई हैं, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। और डॉक्टर महंत ने एक और सवाल दागते हुए कहा कि भरमार चलता है या नहीं, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए है? नक्सली बताने के लिए भरमार को लेकर जाते हैं, बॉडी के साथ रख देते हैं। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? वैसे ये जानकारी एक और आई है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक सिर्फ भरमार बंदूक का ही मामला नहीं है। प्रदेश में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से लेकर के 30 जून के बीच में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के समय जो AK-47 है वो 5 बरामद हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। LSR LMG 1 बरामद हुआ है, इंसास LMG 1 बरामद हुआ है, राइफल 2 बरामद हुए हैं, इंसास राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर बड़ा 3 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर छोटा 6 बरामद हुआ है। पिछले 6 महीने में सैकड़ों नक्सली मारे गए हैं। विपक्ष ने सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए मुठभेड़ पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में डॉक्टर चरणदास महंत के सवालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, सारंगढ़ के सिंगारपुर में कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बरमकेला ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी सदस्य बताए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता की हत्या धारदार हथियार से हुई है। किसान हर साल अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोसाइटीज में खेती करने के लिए कर्ज लेते हैं, जिससे किसान खेती का काम आसानी से कर सकें। लेकिन खोबा समिति के मरकाकसा में किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों ने 50,000 रुपये और अलग अलग राशि का लोन सोसाइटी से लिया था, लेकिन अब कई किसानों का लोन कर्ज पूरा चुकाने के बाद भी 2 से 3 लाख रुपए दिखाया जा रहा है। इस मामले को लेकर राजनांदगांव के मरकाकसा गांव में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया, जांच की मांग की। खबर अंबिकापुर से, जहां पर जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र में छत का प्लास्टर गिर गया है। प्लास्टर गिरने से 2 मासूम और उनकी मां घायल हुई हैं।
बच्चों के साथ पहुंची थी मां आंगनबाड़ी केंद्र। उसी समय अचानक से भर भरा कर प्लास्टर गिरा। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरिमा के महादेव पारा आंगनबाड़ी केंद्र की ये पूरी घटना है, जहां पर छत का प्लास्टर गिरने से 2 मासूम और उनकी मां घायल हो गई। इसमें केंद्र जर्जर नहीं था, लेकिन ये है कि कई जगह मरम्मत की आवश्यकता थी उसमें, और मरम्मत के लिए कई बार जानकारी भी दी गई है। और पिछले हफ्ते ही लगभग 15 दिन पहले भी जानकारी मरम्मत के लिए दी गई है कि गिरने लायक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली ये गिरा है और जो चोट लगी है महिलाओं और बच्चों को। पखानजोड़ से खबर है, जहां पर 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीएसएफ और पुलिस के सामने महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तीनों नक्सलियों पर था 7 लाख रुपए का इनाम। आत्मसमर्पित नक्सलियों को अब 25,000 रुपए भी मिलेंगे। 3 महिला नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। पखानजोड़ से ये तस्वीरें। जांजगीर चांपा के तरोद में केएसके महानदी पावर प्लांट एक बार फिर से विवादों में है। भू विस्थापित व्यक्ति की मौत के बाद पिछले 2 साल से प्लांट प्रबंधन का चक्कर काट रही सीमा निर्मलकर और अन्य महिलाएं नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर के लिए गई हुई थी, लेकिन वहां मौजूद अफसर ने महिला को धक्का मार दिया। इसी वजह से महिला बेहोश होकर गिर गई। महिला को अकलतरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे बिलासपुर के लिए रेफर किया गया। इस घटना सीमा निर्मलकर हमारे किसान संघ की समिति की सदस्य है, उसको कल उसको बुलाया गया था कि हम प्लांट में नौकरी देंगे बोल के। वो बेचारी कल सुबह 10 बजे गई प्लांट में, और वहां पहुंचने के बाद में उसको किसी प्रकार का कोई नौकरी नहीं दिया गया और बोला गया कि शाम को हम आपको 5 बजे ऑफर लेटर दे देंगे। बाकी उनको अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला। सक्षम अधिकारी, मैनेजमेंट के अधिकारी लोग आके उसको धक्का मुक्की किए, जिसका परिणाम स्वरूप वो बेचारी गिर के चक्कर खा के और अभी तक उसको होश नहीं आया। उज्जवल सीमा से दो बार मेरे सब कोई से दूधी बात करी सीमा मोड़ से, और बाद सीमा से बहुत ज़्यादा सीमा धक्का भी मारी से उज्जवल सी है, तो वो बेहोश पड़े है सीमा है, और यदि हम मूल बच्चा भी है धक्का से गिरे है। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक टैंकर पलट गया है। अनियंत्रित होकर ये टैंकर पलटा है। डीजल से भरा हुआ ये टैंकर बताया जा रहा है। बाल टैंकर चालक बच गया है। अनहोनी हो सकती थी, लेकिन बड़ी बात पता है क्या है? ये लोगों की जो आप देख रहे हैं कि टैंकर पलटा हुआ है, लेकिन लोग दूसरी तरफ भीड़ लगाए हुए हैं। ये डीजल लूटने की भीड़ है। डीजल का टैंकर था, टैंकर पलटा, डीजल उससे रिसने लगा, बहने लगा, लेकिन लोगों की जो सोच थी वो ये थी कि डीजल ज़्यादा से ज़्यादा लूट लिया जाए। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे रोड के कोहका में ये डीजल से भरा हुआ टैंकर पलटा और लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। बेमेतरा जिले में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कहर बरप गया है। भारी बारिश होने से शिवनाथ नदी उफान पर है। शिवनाथ नदी पर बने अमलडीहा पुल के डूबने से आवागमन बंद हो गया है। अब आप सोचेंगे इस रास्ते से कैसे निकला जा सकता है? ये पुल है, इसी रास्ते से लोग निकलते हैं गर्मियों में और सर्दियों में, लेकिन बारिश के इस मौसम में ये लगातार पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार बारिश होने से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ, इसको लेकर अब प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आपके सामने, बेमेतरा से भारी बारिश लगातार यहां पर हो रही है। उधर धमतरी में भारी बारिश के चलते कई स्कूलों में पानी भर गया। कलार तराई और मुझ गहन गांव, यहां पर हालात बदतर हो गए। स्कूल का मैदान तालाब बन गया है। कमरे और रसोई में पानी भर गया है। बच्चे छाता और बस्ता लेकर स्कूल तो पहुंचे, लेकिन कक्षा लगना ही नामुमकिन थी, क्लास लगना ही मुश्किल थी। लिहाजा बच्चे वापस घर लौट आए। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक शाला विकास समिति ने स्कूल में छुट्टी घोषित करके ताला लगा दिया। गांव वालों ने बताया कि लगातार 4 से 5 दिन हो गए हैं, बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। धमतरी कलेक्टर ने कहा है कि बारिश लगातार हो रही है और इसके चलते दिक्कतें दिख रही हैं। आज तालाबंदी लगातार 3 रोज से पानी जो गिर रहा है ना, उसके जो पानी स्कूल परिसर में पूरा अंदर तक भर चुका है, जिससे बच्चे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग खेलते हैं, पूरा कपड़ा गंदा कर दिया, प्लस उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। किसी का उल्टी दस्त हो रहा है, किसी का खुजली पैदा हो रहा है, और यहाँ अभी बच्चे लोगों को बैठने के लायक कोई जगह नहीं है, मान के चलो। क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हुई है, बट उसके साथ कुछ जगहों पे पानी भी भरा है, तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही ये निर्देश दिए गए कि अगर आवश्यकता है जहाँ पे पानी भर गया है वहाँ स्कूल बंद कर ली जाए, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो।
दुर्ग से खबर है, जहां पर धमधा ग्राम पंचायत के भाट कोकड़ी मुड़पार के बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। नदी पार करने के दौरान कोई हादसा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए परिजन बच्चों के साथ मौजूद रहते हैं। बारिश के मौसम में रोजाना इसी तरह के हालात में नदी पार करते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। आप सोचिए कि इन इलाकों में स्थिति क्या है, बच्चे किन हालातों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। शहर के बच्चे जो स्कूल जाने से आनाकानी करते हैं, उनको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए कि वो कितने खुशकिस्मत हैं कि उनको स्कूल जाने के लिए कोई इस तरह की परेशानी नहीं देखनी पड़ती है। दुर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई बार गांव वाले शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है, पुल बनता नहीं, और इसी के चलते इन इलाकों में बच्चे पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। तो छत्तीसगढ़ की बारिश की अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की क्या दुश्वारियां हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग जिले से बहने वाली शिवना नदी भी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। एसडीआरएफ की टीम कितनी सतर्क है, यही जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम एसडीआरएफ के कमांडर नागेंद्र कुमार के साथ बातचीत उन्होंने की है और जाना है कि क्या उनकी तैयारी है। पूरे देश में इस वक्त तेज बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लगातार मौसम विभाग जारी कर रहा है। मेरे साथ दुर्ग के कमांडेंट है, उनसे से मैं बात करूंगा और समझूंगा कि एसडीआरएफ की टीम किन इक्विपमेंट के साथ इस बाढ़ आपदा में निपटने के लिए तैयार है। हमारे 30 सदस्यीय एसडीआरएफ टीम है और जिनके पास जो भी आधुनिक उपकरण है उसमें लगभग हमारे पास सारे हैं। तो समय समय पे जैसे भी हमको सूचना मिलती है तुरंत हम यहाँ पे रवाना होकर रेस्क्यू कार्य प्रारंभ कर देते हैं। सर, अभी शुरुआत हुआ है, नदी नाले अभी पिछले 4-5 दिनों से उफान पे आए हैं। अभी तक कितने रेस्क्यू को कर चुके हैं आप लोगों? कितने कॉल आ चुके हैं? देखिए 2 मेजर आए थे जिसमें 12 लोग फंसे हुए थे। एक चंगोरी गांव है, अभी कल ही हुआ है। इसके पहले 2 दिन पहले थानोद गांव में 10-12 लोग फंसे थे, उनको हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। सर, इक्विपमेंट की बात करें, सामानों की बात करें तो क्या क्या सामान है? हम स्टोर रूम में आए हुए हैं, थोड़ा बताने को जी कि कौन सा सामान कैसे यूज किया जाता है और कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, कोई चीज़ गिर गया है, पेड़ पौधे या कुछ भी, तो उसके लिए हमारे पास विभिन्न तरह के कटर हैं। या कोई घर में कोई फंसा है तो उनको हम विभिन्न तरह के कटर्स से उनको काट के ऑब्स्टेकल क्लियर करते हैं। देखिए, तमाम ये स्टोर रूम में है। एसडीआरएफ की टीम के पास तमाम सामान है और एसडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार है। लोगों को भी एक चेतावनी दिया जाता है कि अगर आप नदी नाले के पास है तो सतर्क रहे, सावधान रहे और अपनी जान से खिलवाड़ ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां हैं, एसडीआरएफ की टीम किन इक्विपमेंट को लेकर मुस्तैद है, लेकिन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि बारिश कहां हुई है, हो रही है और उसकी जो है परिणाम ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या होगा, क्योंकि लगातार बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इन मुश्किलों के चलते लोग परेशान भी हो रहे हैं। उधर बलौदाबाजार से खबर सामने आई है, जहां पर लगातार बारिश से कई रास्तों का संपर्क टूट गया है। भाटापारा से सिमरिया घाट पुल के ऊपर लगभग 6 फीट और सिमगा से बेमित्रा पुल के ऊपर 2 फीट पानी भरा हुआ है, जिसमें अमेठी घाट से जिला मुख्यालय तक का संपर्क भी टूट गया है। मौके पर प्रशासनिक टीम मौजूद है। इस बीच कलेक्टर दीपक सोनी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर लगातार हुई बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। 2 से 4 फीट तक ये पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बारिश की चपेट में है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जहां बारिश ही नहीं हो रही है और वहां पर बारिश ना होने से लोग परेशान हैं। जांजगीर किसान अब आसमान की तरफ देख रहे हैं कि बारिश कब होगी। किसान के खेत दरक रहे हैं, दूसरी तरफ किसान के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कहीं आसमानी आफत से लोग परेशान हैं तो कहीं लोग कम बारिश के चलते हैरान हैं। जांजगीर में कम बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धान की फसल की बुआई का काम भी पानी की कमी के चलते टल गया है। खेती साल पिछड़ गए हैं, पानी निगरिश्ते का नाम से तो इतना दिन तो हमारे थरा और अलग याद रहते, तो हमारे थरा भी माढ़े है। अब वैसे बरसात 3:30 लग चालू हो जाए, पानी पहले गिरा था
अब इस साल पानी नहीं गिरी तो वही काम पिछड़े है। जांजगीर के खेतों में दरार पड़ने लगी है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। किसान कहते हैं औसत से भी कम बारिश हुई, जिससे धान की बुआई करना मुश्किल हो गया है। वहीं धान के भरोसे बैठे किसान परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का भी सवाल खड़ा हो गया है। पानी पिछड़ गए, पानी के कारण खेती खा रहा, पिछवा गए। समय पानी रहती और समय में लगती तो रोपा लगाई है, कम से कम 15 दिन पिछड़ गई। अब पानी नहीं गिरे, अब पिछड़ के खेती है, अब हम कैसे करबो साल भर की कमाई। एक तरफ बारिश की कमी से किसान परेशान है, वहीं खेतों में बुआई और किसानी का काम पिछड़ने लगा है। ऐसे वक्त में उन किसानों के सामने और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है जो एकल खेती करते हैं, यानी एक ही फसल के जरिए साल भर की जीविका चलाते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में मानसूनी बारिश किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस ले आएगी और झमाझम बारिश से एक बार फिर खेत लहलहा उठेंगे। अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, उम्मीदें हैं कि मानसून का असर दिखाई दे और पानी ज्यादा बरसे ताकि फसल पूरी तरह से हो सके। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था रायपुर में, तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। अब कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कहा है, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, उनका कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, फिर भी कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां काम कर रही, कांग्रेस लेकिन प्रदर्शन कर रही। देखिए, वही ना पूछना चाहता हूं, कानून व्यवस्था मतलब क्या? लोगों के बीच में भ्रम फैलाना? सिर्फ मैं तो कह रहा हूं आंकड़ों पर आप देख लें, मैं तो कह रहा हूं तथ्यों पर आप देख लें, मैं कह रहा हूं जांच एजेंसियों पर आप देख लें, मैं कह रहा हूं होने वाले पूरे प्रभाव पर आप देख लें, सब पर बात कर लें। और देखा है, सदन ने आज माना है, फिर भी धरना प्रदर्शन करना है तो भाई लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टी है, सब स्वतंत्र है। तो लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टी है, जो करना है करें, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, विजय शर्मा का कहना है कि उसको तो लेकर जांच चल ही रही।